हमारे साथ बेहद खास मेहमान सिद्धार्थ वरदराजन हैं, संस्थापक सदस्य हैं द वायर के। बहुत बहुत धन्यवाद सिद्धार्थ वरदराजन समय निकालने के लिए। और आज जिस तरह से सिद्धार्थ, पहले तो एक लिस्ट में आपका जिक्र है और अब जिस तरह से आज ये लिस्ट आती है इसमें राहुल गांधी और तमाम अन्य लोगों का जिक्र है। पहले तो एक पत्रकार के तौर पर क्या मन में विचार, क्या आप चिंतित हैं जो ये नाम तमाम सामने आ रहे हैं? देखिए, मैं खुद तो चिंतित नहीं हूं, क्योंकि पहले से ही हम लोग अज्यूम करते आ रहे हैं कि हम लोग सरकार की निगरानी में हैं। लेकिन ये बात अवश्य है कि जब इसकी जो इसका फोरेंसिक एविडेंस जो है निकलता है, तो जरूर आदमी को थोड़ा सा धक्का तो पहुंचता है। लेकिन उसके बाद चलो, हम लोग अपना काम करने से इस तरह से नहीं अपना काम रोकेंगे, और ना ही किसी भी पत्रकार को डरना चाहिए। लेकिन ये किसी भी इसके बारे में दो राय नहीं हो सकते कि ये मीडिया, क्योंकि सरकार चाहता क्या है कि कुछ स्टोरीज ऐसे हो जो आप ना करें। सरकार चाहता है कि स्टोरीज पे रोक लगाया जाए या उनको छपने से पहले उनको खबर मिल जाए। तो किसी भी डेमोक्रेसी में, किसी भी फ्री प्रेस में ये अधिकार सरकार को नहीं मिल सकता। और ये बहुत जरूरी है कहना। मैंने शायद रविशंकर प्रसाद जी का बाइट था, पता नहीं किसका बाइट था, जिसने कहा कि कोई भी सबूत अभी तक नहीं आया है। मैं उनसे विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि मेरा फोन एक जीता जागता सबूत है। और भी पत्रकार हैं, प्रशांत किशोर हैं, जो सामाजिक जो सियासी पॉलिटिकल एडवाइजर और स्ट्रेटेजिस्ट हैं। हमने इन फोन्स की तकनीकी तहकीकात के बाद कॉम्प्रिहेंसिवली क्लेम किया है कि उसमें पेगासस इन्फेक्शन के ट्रेसेस हैं। और ये कोई सिर्फ दावा नहीं है, ये एक प्रूवन फैक्ट है। तो इसलिए सरकार अब एक तरह से इस सरकार पे का ड्यूटी है एक तरह से कि वो इस चीज को कबूल करें, वो बताएं कि चलो, अगर हमने नहीं किया तो किसने किया। लेकिन ये कहना कि कोई सबूत नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, ये बात आज के स्टोरीज के बाद कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं होगा। सिद्धार्थ, आज आईटी मंत्री ने भी एक संसद भवन में एक बयान दिया है, मैं उस पर भी आऊंगी। लेकिन उससे पहले एक मेरे सहयोगी ने जानकारी दी कि जो ये निगरानी का समय था, फिर एक वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर मैं आपका रिफ्लेक्शन चाहूंगी। समय 2018 से 2019 के बीच का है, बिफोर द लोकसभा इलेक्शंस। तो ये क्या इंगित करता है? क्या ये हमें कोई, अगर सरकार कह रही है कि उसका अगर रोल नहीं है, लेकिन अगर लोकसभा चुनावों से पहले ये होता है, इसको आप कैसे देख रहे हैं अगर ये टाइम पीरियड सामने आता है तो? देखिए, ये एक बहुत शर्मनाक बात है कि पॉलिटिकल ऑपोजिशन लीडर्स के खिलाफ जो है आपने ये वेपन, ये अस्त्र इस्तेमाल किया उस दौर में जब चुनाव होने वाले थे, जब चुनावी कैंपेन चल रहा था। और तो और हमने प्रशांत किशोर जी के फोन पे बंगाल इलेक्शन के टाइम में लक्षण पाए हैं इन्फेक्शन के। तो इसमें अब कोई दो राय नहीं है कि पेगासस को इस्तेमाल किया जा रहा था एज एन इलेक्टोरल वेपन। और कोई कंक्लूजन इससे हम नहीं निकाल सकते। और चलिए, राहुल गांधी के फोन को हम लोग फोरेंसिकली टेस्ट नहीं कर पाए, क्योंकि ये एक ऐसे सज्जन है जो हर 4-5 महीने अपना फोन और नंबर बदल देते हैं, क्योंकि उनको भी शक है कि वो किसी के निगरानी में है। लेकिन प्रशांत किशोर जी का फोन हम फिजिकली फोरेंसिक टेस्ट कर चुके हैं उस पर, और एज रिसेंटली एज बंगाल इलेक्शन के टाइम में, यहां तक कि जिस दिन मेरी मुलाकात हुई प्रशांत किशोर जी से, और उसी दिन उनका बैकअप लेके एमनेस्टी इंटरनेशनल टेक्निकल लैब को भेजा गया, और एमनेस्टी ने कहा कि आज भी, मतलब कि मुलाकात के दिन और टेस्टिंग के दिन भी, पेगासस सॉफ्टवेयर जो है उनके फोन पे एक्टिव था। तो और हर कोई जानता है कि प्रशांत किशोर ऑपोजिशन के लिए क्या भूमिका अदा कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये 2019 के चुनाव में भी इस्तेमाल किया गया, और आने वाले दिनों में मुझे लगता है, मुझे शक है कि 2024 के इलेक्शन को भी इन्फ्लुएंस करने के लिए ऐसे जो है स्पाईवेयर्स का इस्तेमाल किया जाएगा, अनलेस कोर्ट्स आके इस चीज पे रोक लगाए। क्योंकि अगर ये चलता रहा सिलसिला, और ये भी आज हमने स्टोरी किया है कि अशोक लवासा जी जो इलेक्शन कमिश्नर हैं, उनका फोन को भी लगता है कि निशाना बनाया गया। तो जो शख्स या जो
कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी जिसका काम है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को गारंटी करना, अगर उनको भी आप नहीं बख्शते हो तो फिर डेमोक्रेसी और इलेक्शन में बचा क्या? सिद्धार्थ, आपके आगे का क्या कदम होगा? अब पवन दुग्गल जो साइबर लॉ एक्सपर्ट है वो कह रहे हैं कि ये साइबर क्राइम भी इससे माना जा सकता है अगर सामने आए, तो आप लोग किस तरह से आगे मूव करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि आप कह रहे हैं आप लोगों ने अपनी तरफ से इसकी पूरी तहकीकात की है? जी देखिए, इसके दो पहलू हैं। एक तो एट एन इंडिविजुअल लेवल इसमें कोई शक नहीं कि जो मेरे फोन के साथ हुआ या जो औरों के फोन के साथ हुआ जहां पे हैकिंग हुई है, हैकिंग जो है ये आईटी एक्ट के तहत एक क्रिमिनल ऑफेंस है। और मैं ये भी बता दूं कि जिस तरह से अश्विनी वैष्णव जी आज सफाया दे रहे थे सरकार के हवाले से कि हम लॉफुल सर्वेलेंस करते हैं और एक स्पेसिफाइड प्रोसीजर जो है तय है टेलीग्राफ एक्ट या आईटी एक्ट के तहत। जनाब, आप अच्छी तरह समझ लें कि जो लॉफुल इंटरसेप्शन है उसमें हैकिंग नहीं आता है, और हैकिंग की जो परिभाषा आईटी एक्ट में दी गई है उस परिभाषा के तहत कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी एजेंसी अगर वो उन गतिविधियों को या उन टैक्टिक्स को अंजाम दे तो वो क्राइम कमिट करता है। तो ये एक इंडिविजुअल क्राइम तो हुआ है अगर किसी का फोन हैक हुआ, लेकिन मुझे लगता है कि सोल्यूशन सिर्फ एक क्रिमिनल केस करने से या कहीं पे कोई क्रिमिनल कंप्लेंट डालने से नहीं आएगा। सोल्यूशन, क्योंकि एक बहुत विशाल पैमाने पे ऐसे टूल्स को इस्तेमाल किया जा रहा है और इस पे रोक लगाना बहुत बहुत जरूरी और आवश्यक है हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी के लिए। जी जी अब मैं आपसे कुछ और, आईटी मंत्री जो हैं उनका नाम भी इस लिस्ट में आया है। बहरहाल उनका नाम शायद तब इंक्लूड किया होगा जब वो मंत्री नहीं, क्योंकि आज ही वो बयान में संसद में बचाव में आए थे। कुछ उनके बयान हैं जो उन्होंने दिए, मैं आपसे संक्षेप में उनका जवाब चाहूंगी। पहले उन्होंने शुरुआत ये की है कहते हुए कि मॉनसून सेशन जो पार्लियामेंट का था शुरू होने वाला था उससे एक दिन पहले क्यों आया, उस पर ये सवाल खड़े कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि हमारी भारतीय लोकतंत्र पर और जो हमारे संस्थान है उस पर एक सवाल खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। ये तो बचपना है उनका ये बयान, क्योंकि वो अच्छी तरह जानते हैं कि ये फॉरबिडन स्टोरीज जो प्रोजेक्ट चला रहा है ये 17 मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं। हम बहुत सारे देशों के बारे में हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। हिंदुस्तान अकेला एक मुल्क नहीं है और इसमें कम से कम 10-11 गवर्नमेंट्स इन्वॉल्व हैं। तकरीबन 40-50 देशों के जो हैं फोन्स इसमें मौजूद हैं और 3-4 महीने से हम इस प्रोजेक्ट को चला रहे हैं। और एक शेड्यूल के तहत जो अलग अलग मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस को सूट करता है और उनके अपने स्टोरीज के बेसिस पे ये शेड्यूल तय किया गया। तो उनका ये सोचना कि इंडियन डेमोक्रेसी को डिसरप्ट करने के लिए ये किया गया, ये मतलब मुझे हंसी आती है ऐसे आदमी पे। सिद्धार्थ जी उन्होंने ये भी कहा है कि द प्रेजेंस ऑफ अ फोन नंबर इन द डेटा डज नॉट रिवील वेदर द डिवाइस वाज इन्फेक्टेड विद द पेगासस और जस्ट एन अटेम्प्ट टू हैक। भाई ये तो हम खुद कह रहे हैं अपने स्टोरीज में, तो वो कौन सी बड़ी बात है। हम अपने स्टोरीज में कह रहे हैं कि जब तक हम फोन की फोरेंसिक जांच नहीं कर सकते हम नहीं कह सकते क्लियरली कि ये फोन हैक हुआ। लेकिन उस फोन को एक लिस्ट में किसी वजह के लिए डाला गया। वो वजह क्या है? वो वजह ये था कि उनको एज अ पोटेंशियल टारगेट फॉर सर्विलेंस, क्योंकि बहुत सारे ऐसे नंबर जब उस लिस्ट से निकाल के हम लोग फोन्स की तहकीकात हम कर पाए तो पता चला कि उसमें पेगासस है जी। लेकिन ये हम खुद कह रहे हैं। जैसे वैष्णव जी का फोन हम लोग एग्जामिन नहीं कर पाए हैं, तो जब तक हम एग्जामिन नहीं कर पाएंगे हम पूरी तरह से नहीं कह सकते कि उनका फोन हैक हुआ। तो सिद्धार्थ, अश्विनी जो मंत्री हैं उनका नंबर आना या प्रहलाद पटेल का नंबर आना, उसको आप कैसे देखते हैं? भाई मैं समझता हूं कि अगर हम प्रहलाद पटेल जी का मिसाल देख लें तो न सिर्फ उनका नंबर या उनकी पत्नी का नंबर, लेकिन उनके पीएस का नंबर, उनके मीडिया एडवाइजर का नंबर, यहां तक कि उनके बावर्ची और माली का भी नंबर उस लिस्ट में है। हमने पाया तकरीबन 18 मोबाइल नंबर जो मंत्री महोदय के इर्द गिर्द जो है वो एसोसिएटेड है। तो किसी न किसी कोई ना कोई इदारा जो पेगासस इस्तेमाल कर रहा है, लगता है कि उनको काफी ज्यादा रुचि थी प्रहलाद पटेल साहब क्या सक्सेसफुली वो हैक हुए ये हम कह नहीं सकते जब तक उनके फोन्स की तहकीकात हम लोग नहीं कर सकते। ठीक है सिद्धार्थ, एक और सवाल जो एनएसओ है, जो एक कंपनी है जो ये सॉफ्टवेयर देती है,
उसके आईटी मंत्री ने कहा है एनएसओ हैज आल्सो सेड दैट द लिस्ट ऑफ कंट्रीज शोइंग यूजिंग पेगासस इज इनकरेक्ट एंड मेनी कंट्रीज मेंशन्ड आर नॉट इवन इन आवर क्लाइंट्स. It also said most of its clients are Western countries. So it is evident that NSO has also clearly rubbished the claims in the report. नहीं, ये भी मैं कहता हूं कि मंत्री साहब उस स्टेटमेंट को बारीकी से पढ़ें. अगर भारत एनएसओ का क्लाइंट नहीं है तो एनएसओ कह दे कि भाई भारत क्लाइंट नहीं है. अगर भारत एनएसओ से पेगासस नहीं खरीदता तो मैं मंत्री महोदय से को चैलेंज करता हूं कि पार्लियामेंट के फ्लोर पे वो कहे कि हम एनएसओ के क्लाइंट नहीं है, पेगासस नहीं खरीदते. अभी तक आज 3 साल से 2-2.5 साल से इल्जाम लग रहे हैं सरकार पे. इससे पहले व्हाट्सएप ने यूएस कोर्ट में एनएसओ के खिलाफ वहां पे केस चला और उस केस के तहत बहुत सारे इंडियन नंबर्स हैं जो जिसपे पेगासस यूज किया गया. तो अब 2.5 साल से सरकार को मौका है कहने के लिए कि भाई हम पेगासस इस्तेमाल नहीं करते. बिल्कुल. आप मंत्री महोदय जरा बताएं कि 2.5 साल में अभी तक स्पष्ट रूप से सरकार क्यों नहीं कह रही बिल्कुल कि हमने पेगासस नहीं खरीदा, हम एनएसओ के कस्टमर नहीं हैं. और जो जिस इंटरव्यू का वो हवाला दे रहे हैं एनएसओ के जो बॉसेस हैं वो भी साफ बोल दें फिर कि अगर कुछ कंट्रीज हैं जो कस्टमर नहीं वो बताएं कि हिंदुस्तान कस्टमर नहीं है. लेकिन वो ये भी नहीं बोल रहे. और दूसरी बात की बिल्कुल आप ये सही कह रहे हैं, वो नहीं बोल रहे. लेकिन मैं आपसे थोड़ा और समझना चाहूंगी. उन्होंने अपने एक बयान में भी बोला है कि दे वुड आल्सो बी अवेयर दैट एनी फॉर्म ऑफ इलीगल सर्विलेंस इज नॉट पॉसिबल विद द चेक्स एंड बैलेंसेस इन आवर लॉज एंड आवर रोबस्ट इंस्टीट्यूशंस. जी तो ये मैं इसका भी जवाब दूंगा, लेकिन बहुत संक्षेप में मैं एक और पॉइंट रखना चाहूंगा आपके नाज़रीन के लिए जी. कि अगर हम मान लें कि वैष्णव जी और जो कहना चाह रहे हैं वो कि भाई भारत सरकार ने इसका इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन लवासा जी का नाम किसी फहरिस्त में डाला गया. मंत्री महोदय आपका नाम स्वयं इसी फहरिस्त में डाला गया. मेरा फोन था, प्रशांत किशोर का फोन था. तो किसी न कहीं किसी सरकार ने, अगर भारत सरकार नहीं है तो क्या आपको चिंता नहीं कि कौन सी सरकार है दुनिया के किस कोने में बैठ के कौन सी सरकार भारतीय नंबरों की को निगरानी में रख रहा है. बिल्कुल. उन्होंने कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का भी जिक्र किया. लेकिन अंत में मैं एक सवाल आपसे पूछूंगी. इट क्लियरली इमर्जेस दैट देयर इज नो सब्सटेंस बिहाइंड दिस सेंसेशनलिज्म. सॉरी, मतलब दैट इज व्हाट ही इज सेइंग. यस भाई, इससे ज्यादा सब्सटेंस क्या हो सकता है कि प्रशांत किशोर जो पॉलिटिकल एडवाइजर हैं ममता बनर्जी के और जो अलग अलग पार्टीज को एडवाइस कर रहे हैं, उनके फोन में आज के डेट में अभी भी जो है पेगासस इन्फेक्शन जारी है. और सरकार चाहे तो किसी भी अपने आईटी एक्सपर्ट को बुला के उसकी जांच की जाए और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा. तो जब हम कह रहे हैं कि हमने फोरेंसिकली एग्जामिन किया है और ये प्रूफ है, तो मंत्री महोदय कैसे कह सकते हैं कि कोई सब्सटेंस नहीं है. और सबसे बड़ी बात की एज अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, अगर आपको कहीं ना कहीं हम कह रहे हैं कि एक लिस्ट है जिसमें अलग अलग सीनियर हिंदुस्तानियों के नाम हैं और आप कह रहे हैं कि ये हम उस लिस्ट में हमने नहीं डाला, हम इनकी निगरानी नहीं कर रहे हैं, तो आप पता तो कीजिए, आप इन्वेस्टिगेट करिए कि आपके आला जो ऑफिशियल्स हैं, आपके मंत्री हैं, कौन इनको निगरानी पे रख रहा है. क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है? अगर आप राष्ट्रीय सुरक्षा की इतनी बात करते हैं तो अगर आपके इलेक्शन कमिश्नर को टारगेट किया जा रहा है तो कौन है वो मुल्क, कौन सी सरकार है वो, किस दुनिया के किस कोने में जो आपके इलेक्शन कमिश्नर के फोन को निशाना बना रहा है. बिल्कुल. आपने अपनी बात सामने रखी और वाकई आपने कई पहलुओं पर, तमाम पहलुओं पर जवाब दिया. इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. और अहम बात जो सिद्धार्थ वरदराजन ने कही कि जब हमने समय का जिक्र किया कि एक इलेक्टोरल वेपन के तौर पर इसका प्रयोग किया जा रहा था.